नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दे की चर्चा। और आज मुद्दे की चर्चा में पूछेंगे जिन राज्यों में चुनाव है वहां क्यों आखिर तनाव है। अब इसे इत्तेफाक कहा जाए या कोई सियासी साजिश के जिन जिन राज्यों में चुनावी मुकाबले होने हैं वहां की फिजाओं में सांप्रदायिकता की जहरीली हवा घुलती जा रही है। छोटी छोटी घटनाएं बड़े बड़े सांप्रदायिक तनाव की वजह बन रही हैं। जरा जरा की बात पर भीड़ सड़कों पर उमड़ जाती है और कानून व्यवस्था उपद्रवियों के रहमो करम पर पड़ी दिखती है। मीडिया और सोशल मीडिया में ऐसी घटनाओं का ही शोर है और हर रोज किसी नए इलाके से इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, फिर चाहे वो राजस्थान हो, कर्नाटक हो, गुजरात, दिल्ली या महाराष्ट्र, जहां या तो विधानसभा चुनाव होने हैं या निगम चुनाव की जोर आजमाइश में पार्टियां लगी हुई हैं। अब सवाल यह है कि जिन जगहों पर हिंसा हुई है उन शहरों में सांप्रदायिक हिंसा का जहर क्यों फैल रहा है। कहीं इसका कनेक्शन करीब आते विधानसभा चुनाव से तो नहीं है। एक बार नजर डालेंगे कहां कहां हिंसात्मक घटना हुई है और कितनी बार, फिर उसके बाद आज की चर्चा की शुरुआत करेंगे। शुरुआत करते हैं राजस्थान से। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में तनाव का माहौल है। राजस्थान में 2 अप्रैल को करौली में हिंदू नववर्ष के मौके पर बाइक रैली पर पथराव के बाद हिंसा, और 18 अप्रैल 2022 की अगर बात करें अलवर में बुलडोजर चला, जिसके बाद 22 अप्रैल को वीडियो आने पर बवाल। 2 मई को जोधपुर में ईद और परशुराम जयंती के मौके पर 2 पक्षों में हुई जबरदस्त भिड़ंत। फिर 10 मई की बात की जाए, 10 मई को भिलवाड़ा के युवक की हत्या के बाद से सांप्रदायिक तनाव आया है। 11 मई 2022 को हनुमानगढ़ में वीएचपी के स्थानीय नेता के हमले के बाद माहौल गरमाया। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की तरफ भी एक बार नजर डालेंगे। मध्य प्रदेश में भी तनाव। 10 मई को खरगोन में रामनवमी जुलूस में डीजे बजाने पर विवाद के बाद सांप्रदायिक हिंसा सामने देखी गई। उसके बाद बुलडोजर चला। अगर सितंबर 2021 की बात की जाए तो इंदौर के बॉम्बे बाजार में मुस्लिम लिबास में हिंदू लड़कियों और एक मुस्लिम युवक के पकड़े जाने पर हंगामा हुआ। अब अगर अगस्त की बात की जाए, मैं मध्य प्रदेश की बात कर रही हूं, अगर अगस्त 2021 की बात करें तो एक हिंदू लड़के के मुस्लिम लड़की के साथ भागकर शादी कर लेने के वीडियो पर भी खूब बवाल हुआ है। अगस्त इंदौर में एक मुस्लिम लड़के की हिंदू बस्ती पर चूड़ी बेचने पर पिटाई, गृह मंत्री तक का इस पर बयान आया। अगर उज्जैन की बात करी जाए तो उज्जैन के बेगम बाग इलाके में बीजेपी युवा मोर्चा की रैली पर पत्थर फेंकने के चलते हिंसा भड़की। आगे भी जानने की कोशिश करेंगे कौन कौन से राज्य है जहां पर हिंसात्मक घटनाएं तेजी से देखी जा रही है। कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक में भी तनाव भरी स्थिति रही। फरवरी 2022 की अगर बात की जाए, उडुपी के सरकारी स्कूल में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनकर आने के विरोध में कोर्ट में मामला चल रहा है। कर्नाटक में बड़े नामी मंदिर को लेकर प्रशासन का आदेश, कोई भी मुसलमान मंदिर के आसपास सामान ना बेचे। हिंदू संगठनों का मस्जिदों में आजान के लिए लाउडस्पीकर को लेकर अल्टीमेटम, पालिक का मस्जिदों को नोटिस जारी। अगर बात की जाए धारवाड़ में मंदिर के पास एक मुस्लिम बुजुर्ग के ठेले पर मौजूद सभी तरबूजों को हिंदू संगठनों ने सड़क पर फेंक दिया। एक बार मुंबई की तरफ भी रुख करेंगे कि मुंबई में कितनी घटनाएं हुई हैं। सांसद नवनीत राणा पर हनुमान चालीसा पढ़ने पर आरोप, राज ठाकरे का लाउडस्पीकर को हटाने का आरोप, तमाम तरीके की हिंसात्मक घटनाएं जो है देश में देखी गई। वहीं राजधानी की भी एक बार बात कर लेते हैं। राजधानी की तरफ भी रुख करेंगे तो राजधानी में भी तनाव का माहौल रहा। जहांगीरपुरी इलाके की बात की जाए, हनुमान जयंती पर हिंसा और फिर सांप्रदायिक तनाव। दिल्ली में मुगलों और मुस्लिम नाम से बनी बस्तियों और सड़कों के नाम बदलने की बीजेपी की जो मुहिम है उसको लेकर भी तमाम तरीके की जो है देश के अंदर कहीं ना कहीं अशांति फैली। तो ये कुछ राज्यों के डेटा हमने आपको बताया कि जहां जहां पर जो है हिंसात्मक घटनाएं देखने को मिली, क्योंकि आगामी चुनाव है। हमारे साथ तमाम राजनीतिक दल यहाँ पर जुड़ रहे हैं। आइए उनसे आपको रूबरू कराते हैं, उसके बाद आज की चर्चा की शुरुआत करेंगे। के अवस्थी जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे बीच में है, आपका स्वागत हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। एसपी मेहदी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ में है, आपका स्वागत। प्रितपाल सिंह सलूजा आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका स्वागत हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। प्रसपा से डीपी यादव जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत। दिलीप यशवर्धन पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत। सबसे पहले दिलीप यशवर्धन जी, आपके साथ इस बड़े सवाल के साथ में आ रही हूँ। आगामी चुनाव है, फिर देश में, फिर कुछ राज्यों में क्यों तनाव है, क्या कहेंगे? रितिका जी, धार्मिक उन्माद जो है ये राजनीति की बैकबोन बनता जा रहा है और ये कई सालों से चल रहा है। ये प्रथा चल रही है, वर्तमान पार्टी की या पूर्ववर्ती पार्टियों की बात नहीं है। ये एक सामाजिक
ढांचा इस तरह का बन गया कि राजनीति अब बिना धर्म के को बीच में लाए या बिना सामाजिक सौहार्द के बिगाड़े हुए या बिना हिंदू मुसलमान के किए या बिना धर्म को बीच में लाए हुए शायद राजनीति पूरी नहीं हो सकती है। और इसके लिए दोनों दोषी हैं। ऐसा नहीं है कि ये विपक्ष कर रहा है या सत्ता पक्ष के लोग कर रहे हैं। इस बात का फायदा दोनों पार्टियों को होता है। यहाँ पर ये क्लैरिफाई कर पाना कि ये दंगा सत्ता पक्ष करवा रहा है, विपक्ष करवा रहा है या दोनों मिलकर के करा रहे हैं। क्योंकि जब भी इस तरह का धार्मिक उन्माद होता है, ये धार्मिक उन्माद हमेशा एक पोलराइजेशन की दृष्टि से किया जाता है कि जब मंदिर पे पत्थर फेंके जाएंगे तो हिंदुओं की भावना भड़केगी, वो हिंदुत्ववादी संगठन या हिंदुत्ववादी पार्टी को वोट देंगे। जब मस्जिद पे पत्थर फेंके जाएंगे तो मुसलमान पोलराइज होंगे, वो उस पार्टी को वोट देने के लिए निकलेंगे जो पार्टी मुसलमानों का समर्थन करती है। यहाँ पर जो गलती है वो राजनीतिक पार्टियों की नहीं है। मैं कई बार कह चुका हूं, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों के लिए ये एक सेल्स की नीति है। जैसे कंपनी अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए अलग अलग नीतियां बनाती है, अलग अलग पॉलिसी निकालती है, ये पॉलिटिकल पार्टीज की सेल्स स्ट्रेटेजी है कि उसको अपनी पार्टी को बेचने के लिए और वोट खरीदने के लिए किस तरह की स्ट्रेटेजी मार्केट में लानी है ताकि जो वोटर है वो उसकी तरफ लुभ जाए और उसको वोट दे दे। यहां पर समझदारी जनता को दिखानी है कि क्या मंदिर पे पत्थर फेंक के मुसलमानों का भला हो जाएगा या क्या मस्जिद पे भगवा लहरा करके हिंदुओं का भला हो जाएगा। ये भला इन चीजों से नहीं हो रहा है। आज हम उस युग में नहीं रह रहे हैं जहां पर धर्म की प्रधानता हुआ करती थी। धर्म एक मानने की चीज है, भावनाओं से जुड़ी चीज है और वो होना चाहिए। धार्मिक स्थल होने चाहिए, धार्मिक स्थलों पर जो जिसका है वो होना चाहिए, लेकिन धार्मिक स्थलों को बदल देने से, धार्मिक स्थलों पे कब्जा कर लेने से या धार्मिक उन्माद फैला देने से या धार्मिक भावनाएं भड़का करके लोगों को मार देने से इस देश का कल्याण नहीं होगा। इस देश में जो महंगाई की समस्या है वो नहीं रुकेगी। इस देश में जो शिक्षा की कमी है, ये पहले मुर्गी या पहले अंडा, शिक्षा की कमी है इसलिए ये दिक्कतें आ रही हैं इस देश में, या ये दिक्कतें आ रही हैं इसलिए शिक्षा आगे नहीं बढ़ पा रही है। इनिशियली शिक्षा की कमी है और शायद जो शुरुआती दौर में पार्टियां थी उन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। भारतीय संविधान में भी ये प्रावधान किया गया था, संविधान लागू होने के 10 साल के अंदर। एक बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी रुख करेंगे। के अवस्थी जी हमारे साथ में हैं। अवस्थी जी, सवाल यही है, आगामी चुनाव है, फिर कुछ राज्यों में क्यों तनाव है, क्या कहेंगे इस पर? आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी तक बहुत बार डिबेट में आया हूं, लगभग बहुत सारी बातें इससे मिली जुली हुई हैं, लेकिन मैं फिर से वही बात दोहराऊंगा कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर इस तरीके की घटनाएं नहीं हो रही हैं। वो चाहे गुजरात हो, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक की आप बात कर रही थी, तो कर्नाटक की सरकार ने कोई ऐसा सरकार का कोई इंटरफेयर नहीं था हिजाब पर। वहां की संस्थाएं थी, वहां के विद्यालय थे और उन लोगों ने इस पर, अब अगर बुर्के की बात है जहां तक, तो अगर बुर्का पहन के जाएंगे तो कल वो जो हमारे जो आदिवासी लोग हैं वो कहेंगे हम तो बिना कपड़े के जाएंगे। तो ये तो कोई बात नहीं हुई ना। एक विद्यालय है या एक कोई संस्था है, उसमें कोई भी व्यक्ति अपने हिसाब से कपड़े पहन के नहीं जा सकता। वो पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी संस्थाएं हैं सबका एक अपना ड्रेस कोड है, उसके मुताबिक जाना पड़ता है। तो कर्नाटक सरकार ने कोई ऐसा अपनी तरफ से नहीं किया है, वहां की पर्सनल संस्थाएं हैं। सवाल तो ये भी है कि अवस्थी जी, आखिर उन्हीं राज्यों में क्यों तनाव है जहां पर आगामी चुनाव है? वहीं अगर विपक्ष की बात की जाए, वो तो इसका ठीकरा जो है भारतीय जनता पार्टी पर लगातार फोड़ रहा है। मैडम, जहां पर आगामी चुनाव आने वाले हैं तो उसमें कोई भाजपा का इंटरफेयर नहीं है कि वहां पर तनाव है। वहां पर इन लोगों की स्ट्रेटेजी खुद की है कि इन लोगों के हाथ में कंट्रोल नहीं है और ये लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं उस चीज को। और अब यहां नहीं दंगा हो रहा है, और जो भाजपा की जहां जहां सरकारें वहां दंगा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? अभी ये पिछली डिबेट में भी ये कह रहे थे कि जहां भाजपा की सरकार नहीं है वहां पर भाजपा के लोगों ने कराया। अभी हो सकता है अभी हमारे महोदय जो डिबेट में बैठे हैं वो ये बात को रिपीट करें, लेकिन मैं ये दोबारा फिर कहना चाहता हूं, अगर मान लिया वहां पर दंगा हो रहा है तो आप कार्रवाई करने में सक्षम नहीं है, इसका मतलब आप अपने हथियार छोड़ चुके हो, आप सत्ता के लायक नहीं हो, आप अपने जो भी वहां गुंडे, बदमाश, मावाली, इस टाइप के लोग हैं उनको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। तो इसमें भाजपा का दोष नहीं है, और ये एक बनाया हुआ एक आडंबर है कि जहां भाजपा का सरकार नहीं है, भाजपा की सरकार नहीं है, वहां पर ऐसी गतिविधियां हो रही हैं। मैं ये कह रहा हूं, आज पंजाब है, पंजाब की स्थिति क्या है भाई? आप पार्टी की सरकार बनी, आप पार्टी की सरकार बनते ही आपके खालिस्तानी एक्टिव हो गए,
वहां पर पंजाब इंटेलिजेंस पे हमला होने लगा रॉकेट लॉन्चर से, और इनकी आप पार्टी की सरकार आपकी दिल्ली में है। दिल्ली की क्या स्थिति है? अरे ये लोग टोटल आतंकवादियों को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, इनके पास कुछ नहीं। अमातुल्लाह जैसे लोगों के साथ खड़े होते हैं जो कि रोहिंग्या लोगों के साथ हैं, जो रोहिंग्या लोगों का इतिहास इतना बुरा रहा है कि ये अपने जहां पर ये रहते थे आदमियों को खा जाते थे, ये उनका मर्डर कर देते थे। अभी जब वहां पर खुदाई हुई है, जब वहां से भगाए गए हैं, उसके बाद जमीनों से लाशों के 100-100, 200-200 लाशें उस जमीन के अंदर से निकली हैं। उन लोगों का ये फेवर करते हैं, उन लोगों के साथ ये काम करना चाहते हैं। अमातुल्लाह जैसे लोग और इनके वो पार्षद ताहिर हुसैन जैसे लोगों का साथ आम पार्टी देती है। अब तो पंजाब की भी स्थिति बहुत गंभीर है। इनसे ये पूछिए, आते ही पंजाब में ऐसी गतिविधि क्यों होने लगी? मुझे तो नहीं लगता है 84 का दंगा जब हुआ था तब भले कुछ हुआ हो। जी, मध्य प्रदेश में क्यों हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है मैम। हल्का फुल्का अगर होता भी है तो ऐसा नहीं है कि वहां पर ऐसी कोई विषम परिस्थिति आ गई। जहां पर आपकी सरकार है वहां पर होगी तो हल्का फुल्का, लेकिन जहां पर आपकी सरकार नहीं है वहां पे बहुत बड़ा कंट्रोल में है मैडम, कंट्रोल में है। कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, क्यों नहीं अभी तक कंट्रोल हुआ? आप बताइए ना, क्यों नहीं कंट्रोल में आ रहा है? आखिर मान लिया कोई घटना होती तो उसको कंट्रोल करना चाहिए। अभी तो हनुमानगढ़ में भी हो गया, बीएचपी के एक कार्यकर्ता को मारा गया बुरी तरीके से, वहां भी घटना हो गई। इसके पहले भीलवाड़ा में हुआ, जोधपुर में हुआ, अलवर करौली में हुआ। अरे आप ये तो समझिए, अगर कोई घटना होती है तो उसको कंट्रोल करने की पावर कितनी है सरकार में जी। इसका मतलब मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो भी कंट्रोल करने में असमर्थ है। कंट्रोल किया ना मैडम, करा कंट्रोल, ऐसा नहीं है। लेकिन आप और सरकारों के बारे में, कांग्रेस की सरकार है, आप पार्टी की सरकार है, हाथ से सरकार चली गई है, सत्ता पंजाब की चली गई है। वहां पर टोटल इस तरीके के रॉकेट लॉन्चरों से हमला हो रहा है, तो आपको क्या लगता है कि वो सरकार चलाने लायक है? ये लोग जहां जहां पर भी सत्ता पे काबिज होंगे, आतंकवादी गतिविधियां बढ़ेंगी, रोहिंग्या लोग कब्जा करेंगे, बांग्लादेशियों का कब्जा होगा। ये निश्चित रूप से जान लीजिए, ये किसी लायक नहीं है और ये देश के साथ गद्दारी करते हैं। आम आदमी पार्टी से हमारे बीच में यहाँ पर जुड़े हुए हैं प्रितपाल सिंह सलूजा। सभी उन बातों पर आपकी प्रतिक्रिया, जो के अवस्थी ने गंभीर आरोप आपके ऊपर लगाए हैं, आतंकवादियों को जो है पनाह कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी दे रही है, और सवाल वही है, आगामी चुनाव है, फिर राज्यों में क्यों तनाव है? इस पर आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी। रितिका जी, भारतीय जनता पार्टी उस पार्टी से आते हैं ये जहाँ उत्तर प्रदेश में गाय माता है इनके लिए, और नॉर्थ ईस्ट में इनके जो मंत्री हैं वहां उसको यमी कहते हैं कि गाय का मांस जो है इसकी कमी नहीं होने देंगे नॉर्थ ईस्ट में। ये उस पार्टी से आते हैं, जहाँ पठानकोट पे आतंकवादी हमला होता है और हमारे केंद्र की अंधी गुंगी बहरी सरकार जो है, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस जो एजेंसी है उसको कहती है भारत में आओ और तुम देख के बताओ कि हमला हुआ कि नहीं हुआ है। उस पार्टी से आते हैं जहाँ पे 300 किलोमीटर से हमारे 44 जवानों को उड़ा दिया जाता है, और प्रधानमंत्री के चैनल पे अपना इंटरव्यू दे रहे होते हैं। उनको उस समय जो हमारे जवान शहीद हुए थे उनको संवेदना देने का जो समय नहीं था, वो देर रात शूटिंग खत्म करके वहां पे आते हैं। ये उस पार्टी से आते हैं, इसको हाफिज सईद को कांधार में तलवार बनाकर जहाज पे बैठाकर कांधार तक छोड़ने जाते हैं कि हमको सिखाएंगे सत्ता चलाने की विधि। 10 साल तक पंजाब में भाजपा के साथ सरकार बना के बैठे हुए थे। क्या हालात थे पंजाब के? पंजाब में साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का बेइज्जती हुई, हत्याएं हुई, दलितों की हत्याएं हुई, बॉर्डर एरिया सुरक्षित नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है ये सुबह उठते हैं 6 बजे और पोर्ट पे बैठ के वहीं पे अपना मोबाइल खोलते हैं और वहीं पे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की जो छनी हुई चीजें इनके पास आती हैं वहीं चैनल पे आके वो ठेलने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है उनको अपने मध्य प्रदेश में होता आतंकवाद नहीं दिखता। संसद के अंदर माननीय सांसद जी कहते जो मंत्री है भारतीय जनता पार्टी के, नेता कितने बजे उठते हैं, क्या करते हैं, ये सारी जानकारी आम आदमी पार्टी को रहती है। रितिका जी मैं कंप्लीट कर लूं। संसद के अंदर देश के गृह राज्य मंत्री ने कहा कि 3400 से ज्यादा दंगे 2014 से लेकर 2022 में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुए हैं। 3400 बड़े दंगे हुए जिसमें जातीय दंगे हुए हैं। ये लोग गाय का मांस किसी के किचन में रखा हुआ इनको पता चल जाता है।
बाद में जब वो लेबोरेटरी में जाता तो पता चलता वो तो बकरे का मांस था। तो भारतीय जनता पार्टी का काम है सिर्फ मूर्ख बनाओ, जनता को मतलब जनता को पढ़ने मत दो। जनता अगर जागृत होगी तो वो जवाब मांगेगी हमसे। अब इसको पंजाब में अंतर्वाद दिखने लगा है। अभी तो पंजाब में बने ज्यादा से ज्यादा 60 दिन सरकार को नहीं हुआ, क्या 10 साल तक वहाँ खाद चल रहे थे क्या बादल की सरकार में? मैं लौटूंगी आम आदमी पार्टी के पास, फौरन लौट रही हूँ। एसके मेहंदी जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सवाल यही है कि आग देश के उन तमाम राज्यों में लग रही है जहां आगामी चुनाव है, क्या है इसका मुख्य कारण? वहीं अगर सरकारों की बात की जाए, एक दूसरे के सर पर ही इसका ठीकरा फोड़ने को तैयार हैं दोनों सरकारें। सभी सरकारों की अगर बात की जाए तो क्या कहेंगे एसके मेहंदी जी? जी देखिए, ऐसा है, अभी अवस्थी जी बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। मैं आपके चैनल के माध्यम से और अवस्थी जी के माध्यम से मैं इस बात को मेरे माध्यम से न पहुंचाइए, मेरे माध्यम से नहीं, अपने माध्यम से पहुंचाइए। अरे मेरे माध्यम से क्यों पहुंचा रहे, अपने माध्यम से पहुंचाइए, अपनी पार्टी के माध्यम से। आप सरकार का हिस्सा हैं, आप सरकार, आपके माध्यम से चैनल है, उसके लिए चैनल है, चैनल पे आप बोलिए। देखिए, आप बोल रहे थे, मैं बोल नहीं रहा था, जबकि आपने गलत मैसेज दे दिया ना। आप मेरी बात सुन लीजिए। सबसे पहले बोलिए। देखिए, मैं आप पर किसी किस्म का कोई प्रहार नहीं करना चाहिए, लेकिन आप चूंकि आपने बोल दिया तो मुझे बोलना पड़ रहा है। सबसे पहली बेसिक जानकारी आपको बेसिक जानकारी यही नहीं है, दिल्ली में लॉ ऑर्डर किससे गवर्न होता है? दिल्ली में जो लॉ ऑर्डर गवर्न होता है होम मिनिस्ट्री से गवर्न होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। इसमें दिल्ली इसीलिए तो अमानुल्लाह को तिहाड़ जेल भेज दिया गया। परेशान न होइए। आप मेरी बात सुन लीजिए। अभी आपने जो आरोप लगाया कि दिल्ली के हालात, दिल्ली की सरकार, तो दिल्ली के कानून व्यवस्था से दिल्ली का कोई लेना देना नहीं है। आपको ज्ञान का भाव है, ये ज्ञान करेक्ट कर लीजिए, आपको जानकारी कुछ नहीं है। आपको शायद ज्ञान नहीं है। अमानुल्लाह तिहाड़ जेल चले गए हैं, वो केंद्र सरकार के माध्यम से ही गए हैं। तब आपने ये बात क्यों कहा कि दिल्ली में सरकार फेल है? दिल्ली में सरकार इसलिए फेल है, आम आदमी पार्टी उनका सपोर्ट करती है, मंच देती है उनको, रोड पर बैठती है, इसलिए बोलिए। आप शांत हो जाइए, आपको जरा भी ज्ञान नहीं है। आपको चलिए बोलिए। अभी जो आपने बोला है, मैं उस विषय, देखिए ऐसा है, प्रितपाल जी इस तरीके से प्लीज, इस तरीके से चर्चा को मत खराब करिए आप लोग प्लीज। एक एक करके हम लोग अपनी बात रखेंगे। रखिए एसके मेहंदी जी। देखिए, सही बात तो ये है ना कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के पास भारत, पाकिस्तान, शमशान, कब्रिस्तान, हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, इसके अतिरिक्त कोई बात है ही नहीं। ये पूरी तरीके से जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर लोगों को गुमराह किए हुए हैं, जिसका परिणाम आज आप देख रहे हैं। महंगाई किस तरीके से है, शिक्षा की क्या स्थिति है, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई का क्या इंतजाम है। आपने देखा होगा अभी उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जब हॉस्पिटलों में जाते हैं 50 लाख रुपए की दवा एक्सपायर हो जाती है। ये उत्तर प्रदेश की सरकार और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार है, इनके पास सिर्फ एक सूत्रीय कार्यक्रम है, नफरत फैलाकर, जाति धर्म संप्रदाय, तनाव बढ़ाकर ये चुनाव कराते हैं। आज मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके इस चैनल पर मैं ये बात कह रहा हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर पूरी तरीके से चुनाव आयोग का प्रतिबंध लग जाए कि आप इस तरीके की बात नहीं करेंगे, मैं विश्वास दिलाता हूं ये दहाई में कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। अब मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, संगीत सोम, कुलदीप सिंह सेंगर और जिस तरीके से गृह मंत्री के लड़के ने आम किसानों को रौंदने का काम किया है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी तरीके से अपराधियों को संरक्षण देते हैं, जिसका प्रमाण है आज उत्तर प्रदेश अपराध से गूंज रहा है। बहन बेटियां की इज्जत सुरक्षित नहीं है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शासन व्यवस्था में आज बदहाली के द्वार पर उत्तर प्रदेश का पूरे देश की जनता जा पहुंची है, ये बात किससे छुपी है? आज जिस तरीके के वातावरण है, मैं ये कह सकता हूं, मुझे डर लगता है कि आने वाले दिनों में कहीं हमारे देश की स्थिति श्रीलंका जैसी ना हो जाए, क्योंकि महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है,
हमारे सरकारी उपक्रम जिस तरीके से बिक रहे हैं, जिस तरीके से दवाई, पढ़ाई, सिंचाई का इंतजाम नहीं है, मैं ये कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल है। लेकिन एक मोर्चे पर जरूर पास है ये, जब चुनाव होता है तो ये हिंदू मुसलमान करते हैं, मंदिर मस्जिद करते हैं, नफरत फैलाते हैं, इस तरीके का वातावरण बनाकर ये चुनाव कराना चाहते हैं। मैं चुनाव आयोग को आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूं कि जब चुनाव हो तो इस तरीके के शब्दों पर पूरी तरीके से पाबंदी लग जाए। सवाल ये भी खड़ा होता है, सवाल जवाब आप ही दीजिए, एक सेकंड बस सवाल ले लीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो लगातार इस बात को कह रही है कि जहां से भी हिंसात्मक घटनाएं आ रही हैं वहां पर तो रूलिंग पार्टी है ही नहीं बीजेपी, जहां पर बीजेपी का कंट्रोल नहीं है वहां पर दंगे बीजेपी ने करवा कैसे दिए, ये भी तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। इसके बाद इस पर आपका जवाब, उसके बाद जीपी यादव आपके पास में आ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग सुयोजित तरीके से इस तरीके का वातावरण बनाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में दंगा होता है, भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में धार्मिक उन्माद फैलाया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में क्या सरकारें क्या कर रही है? सुन लीजिए, फिर सरकारें सुन लीजिए मेरी बात, आप मैडम सुन लीजिए। देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई और एजेंडा नहीं है, आम जनता की खुशहाली से इनका कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी तरीके से झूठ बोलते हैं। आपको याद होगा, तमाम तरीके के बड़े बड़े वादे भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं और ये खोखले साबित होते हैं। सिर्फ इनके पास एक इंजेक्शन है, जब चुनाव आता है तो वो धर्म जात का इंजेक्शन लगा देते हैं। इस इंजेक्शन की वजह से आज देश की स्थिति पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है, जिसके नैतिक रूप से जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। मैं निवेदन करता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सरकार में हैं, जहां पर विपक्ष में हैं, इस तरीके का वातावरण को गति देकर ये जो आम जनता को प्रभावित करते हैं। देखिए, हिंदुस्तान हमारा आपका सबका है। आज हिंदुस्तान अगर तरक्की करेगा, हमारा आपका सबका विस्तार विकास होगा। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत की राजनीति करते हैं। इस नफरत की राजनीति से देश का भला होने वाला नहीं है। मैं निवेदन करता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि इस तरीके की राजनीति बंद होनी चाहिए, इस तरीके का काम बंद होना चाहिए। कुलदीप सिंह सेंगर, संगीत सोम जैसे लोगों को संरक्षण यदि भारतीय जनता पार्टी जैसे लोगों को दे रही तो उस पर अंकुश लगना चाहिए। ठीक है, डीपी यादव हमारे साथ रस्पा से यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आपका भी इन्हीं सब बातों पर, आखिर क्यों देश के उन राज्यों में हिंसात्मक घटनाएं सामने आ रही हैं जहां पर आगामी चुनाव है, क्या कहेंगे? डीपी यादव प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी देखिए रितिका जी, ये बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है जब 21वीं शताब्दी में पूरी दुनिया कहीं ना कहीं चांद पर, मंगल ग्रह पर जीवन की तलाश कर रही है, वहीं हिंदुस्तान में इस प्रकार से सांप्रदायिक दंगे बढ़ रहे हैं। ये स्थिति कहीं पे भी हिंदुस्तान के लिए अच्छी नहीं है। जिस प्रकार से सांप्रदायिक दंगों में एक दूसरे की जान लेने पर लोग आमादा हो जा रहे हैं, ये बहुत विचलित करने वाला दृश्य होता है। कहीं कहीं तो लोग इतनी भीड़ में 2-4 आदमियों को इस तरह से बुरी तरीके से कुचल कर मार डालते हैं कि इंसान होने पर भी शर्म आती है। देखिए, धर्म ये नहीं सिखाता है, कहीं से भी धर्म किसी की जान लेने की इजाजत नहीं देता है। ये कैसी धर्म की रक्षा है? आप कैसे धर्म की रक्षा करेंगे? न तो आप धार्मिकता तो नैतिकता और इंसानियत की बात सिखाता है, लेकिन इसके आड़ में कौन से लोग हैं जो लोगों को भड़काकर एक दूसरे की जान लेने पर आमदा हो जाते हैं, उतारू हो जाते हैं। देखिए, सांप्रदायिकता कोई भी हो, एक की सांप्रदायिकता निश्चित रूप से दूसरे की सांप्रदायिकता को बढ़ाती ही है और इस प्रकार से आप धर्म की रक्षा नहीं कर सकते हैं। और ये तो और गौर करने वाली बात है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो केंद्र की सरकार होती है वो सुप्रीम सरकार होती है, वो डीएम होती है। राज्यों की सरकारें तो पटवारी होती हैं, केंद्र की सरकार के लिए सरकारों की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल होती है। चलिए मान लेते हैं कि राज्यों में सुनियोजित तरीके से बीजेपी ने दंगे करवाए। चलिए मान लेते हैं कि अपनी शोभा यात्रा पर जो है खुद ही हिंदू लोगों ने जो है अपनी शोभा यात्रा को खराब कर दिया, बेकार कर दिया, खुद ही पत्थर आपस में चलाए, मान लेते हैं। लेकिन राज्य की सरकार क्या कर रही थी? राज्य सरकारें अपनी इस विफलता से मुंह नहीं छुपा सकती है कि किस प्रकार से उनके राज्य में दंगे हो रहे हैं। ये राज्य की जिम्मेदारी बनती है। आपको मैं बताऊं, अभी सारे का सारा ठीकरा बीजेपी के ऊपर नहीं फोड़ सकते। राज्य की सरकार क्या कर रही थी? हाथ पर हाथ देने बैठी हुई थी क्या? जिम्मेदारी होती है, मैं यह कहा कर रहा हूँ।
लेकिन जो केंद्र की सरकार होती है वो कहीं ना कहीं सारी शक्तियां उसके अंदर होती है, राज्यों से सवाल जवाब कर सकती है, उन दंगों को लेकर के कहीं ना कहीं राज्यों को फटकार लगा सकती है। तो नहीं है, क्या कर रहे हैं आप लोग? ये तो कह रहे हैं कि बीजेपी ने करवाया, इसके अलावा दूसरा स्टेटमेंट ही क्या है आप लोगों के पास में? अगर राज्य सरकारें कानून व्यवस्था को नहीं संभाल सकती है तो केंद्र की सरकार उनके ऊपर कड़ा एक्शन ले सकती है। उसके पास तमाम विकल्प खुले होते हैं, अपनी शक्तियों का सदुपयोग करे, देश में अमन चैन शांति कायम रहे, सांप्रदायिक सौहार्द, एक दूसरे से मिलजुल करके लोग रहे। ये केंद्र की सरकार दे सकती है आदेश राज्य की सरकारों को। राज्य की सरकार अपने में सुप्रीम पावर होती है, केंद्र की सरकार। ठीक है दिलीप यशवर्धन जी, इसी बड़े सवाल के साथ में, जहां भारतीय जनता पार्टी शासन भी नहीं कर रही है, वहां पर दंगे कैसे? दिलीप यशवर्धन जी, के अवस्थी जी, इसी पर आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी। जी मैडम। राज्य की सरकार से केंद्र की सरकार सवाल क्यों नहीं पूछ रही है कि दंगे लगातार हो रहे हैं? सवाल क्यों नहीं पूछ रही है? केंद्र सरकार की भी तो कुछ जिम्मेदारियां हैं, है या नहीं? देश में देखिए केंद्र सरकार है दिल्ली में। अब जैसे अभी हमारे आम पार्टी के हमारे प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि समाजवादी के भी कह रहे थे कि सरकार के अंडर में वहां पर उनकी पुलिस नहीं है। भाई पुलिस नहीं है और उसके लिए तो वो चाह रहे हैं कि पुलिस उनके अंडर में आ जाए। तो आज स्थिति तो ये है ना कि आम आदमी पार्टी को अगर पुलिस का पूरा अधिकार दे दिया जाए, कानून व्यवस्था उनके हाथों में दे दिया जाए, तो स्थिति इतनी गंभीर हो जाएगी। बग्गा केवल ट्वीट करता है, उसको कहां से कहां कितने लोग कहां कहां से उठाकर उसको ले जाते हैं केवल ट्वीट करने पर। और कानून व्यवस्था अगर पूरी तरीके से इनको दे दी जाएगी तो ये क्या करेंगे आप अंदाजा लगाएंगे। कुमार विश्वास के साथ इन्होंने क्या किया, उन्होंने केवल इतना बोल दिया था, आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी ये कहते थे कि अगर मैं आपकी सरकार में अयोध्या में जो लोग पकड़े जाते हैं, जब जांच होती है तो जांच में कौन लोग पाए जाते हैं आपको नहीं पता है? उत्तर प्रदेश सरकार। अरे आप क्या बात कर रहे हैं? आपकी बात पूरी तरीके से समझदार। जब अयोध्या में दंगाई पकड़े जाते हैं, जब जांच होती है तो इसमें कौन लोग चिन्हित किए जाते हैं? उनका स्टेटमेंट कार्ड जरा कोर्ट से निकाल के। ऐसा है, मैं पेशे से वकील हूँ, कोर्ट से निकाल के उनका स्टेटमेंट पढ़िए पहले। हम लोग एक एक करके। ऐसा है, अयोध्या में जो दंगाई पकड़े जाते हैं वो किस पार्टी के थे? मैं नहीं बोल रहा था। वो कौन से लोग थे? जरा पता करिए, उनका नाम पता करिए। वो वकील कहने पर आए थे, किन स्थितियों में आए थे, कैसे बात आप कर रहे हैं? अनुशासन का ध्यान रखिए, आप से वकील हैं। अनुशासन का ध्यान नहीं, आप एक बात बताइए। मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैडम ने क्वेश्चन पूछा, मैं उसका आंसर दे रहा हूँ। एसके मेहंदी जी लौटूंगे, जवाब सुन लेते हैं एक मिनट। हमको सिर्फ एक ही जवाब दे दे, जो अयोध्या में जो लोग पकड़े गए, जिन पर जांच हुई, कौन से लोग थे? कौन सी सरकार थी? किस सरकार के परिषद में आया था ये मामला? क्या बात जी? सवाल पूछ रहे, मैं आपका जवाब चाह रही हूँ। खत्म हो जाएगी ना इतनी देर में, पूरी बात हो जाने दीजिए। रखिए। तो मैं कह रहा था कि आम आदमी पार्टी के कुमार विश्वास जी ने एक बार स्टेटमेंट दिया था कि केजरीवाल जी ने यह बोला कि अगर मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा तो मैं एक आजाद देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। तो आज की स्थिति मुझे लग रहा है इनकी सत्य होने जा रही है। पंजाब में रॉकेट हमला होने लगा, पाकिस्तानियों का बोलबाला होने लगा। वहां पंजाब में कोई दम नहीं है, बात करेंगे। समाजवादी पार्टी प्रताप सिंह सलूजा जी, एसके मेहंदी जी, इस तरीके से चर्चा नहीं की जाती है। न पूरे देश के कोने कोने में आपसे तो बात ही करना बता रहे हैं, आप तो सत्ता से बिल्कुल निकल चुके हो। आप क्यों इतना ज्यादा बोल रहे हो? बात यहाँ पूरे देश में घूम रहे हो। देश में बात सुन लीजिए,
अपनी बात रखिए, इस तरीके से नहीं कुछ समझ में आ रहा है। हमारा उत्तर प्रदेश में 10% मत बढ़ा और हमारी सीटें बढ़ी, सीटें कम हुई। आप जनता की आप ठीक है, रखिए एस के मेहंदी जी, रखिए अपना सवाल। ठीक है, क्या अवस्थी जी, रखिए अपना जवाब। ठीक है, मैं दिलीप यशवर्धन जी आपके पास इसी बड़े सवाल के साथ में आ रही हूं। लगातार जो है बीजेपी जो विपक्ष पार्टी है उनका लगातार ये कहना है कि बीजेपी ने सुनियोजित तरीके से जो है ये दंगे करवाए हैं, लेकिन सवाल फिर यही आता है कि राज्य की सरकार आखिर क्या कर रही थी? राज्य की सरकार कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है? राज्य की सरकार ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? जहां पर बीजेपी रूल भी नहीं कर रही है, जहां पर बीजेपी का शासन भी नहीं चल रहा है, उन दंगों पर आप बीजेपी के ऊपर कैसे ठीकरा फोड़ सकते हैं? दिलीप यशवर्धन जी, जवाब। रितिका जी, इस समय देश में हर विपक्षी पार्टी के पास सिर्फ एक ही जवाब है कि भारतीय जनता पार्टी ये धार्मिक लड़ाइयां लड़ा रही है और देश में उन्माद। मैं कह रहा हूं कि जहां भी जिस भी राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अगर वहां दंगे हो रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी कंट्रोल नहीं कर पा रही, तो आप ये इल्जाम लगा देते कि लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा प्रदेश जहां पर भाजपा की सरकार नहीं है, वहां दंगे होते तो आप ये कहते थे भाजपा करा रही है। मतलब इस देश में इस समय जो भी हो रहा है वो सिर्फ भाजपा करा रही है, बाकी कोई सरकार नहीं करा रही है। अगर पंजाब में भी कोई घटना हो रही है तो वो भी भाजपा द्वारा प्रायोजित है, मैं मान लेता हूं कि सब भाजपा करा रही है। लेकिन जहां भाजपा की सरकार नहीं है, वहां की जो प्रदेश सरकार है वो क्या कर पा रही है? क्या वो भाजपा के कार्यकर्ताओं से डर जा रही है कि वो भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रायोजित कोई भी घटना है, कोई भी दंगा फसाद है, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है? क्या उसकी पुलिस इतनी नाकाम हो गई है? क्या उसकी सुरक्षा एजेंसियां इतनी बेकार हो गई हैं? या क्या उसकी इंटेलिजेंस जो होती है, जो LIU होती है, जो पहले से खबर देती है कि फलानी जगह पे फलानी दिन पे ये दंगा होने की उम्मीद है, तो वो जो इन्वेस्टिगेटिंग जो LIU है वो कहां चली गई हैं? क्या आपने सबको सबसाइड कर दिया है खाली ये कहने के लिए? सवाल ये भी आता है दिलीप जी, सवाल ये भी आता है। सवाल ले रही हूं आपसे, जवाब आप दीजिएगा। कई सवाल है। सवाल एक ये भी आता है कि लगातार देश में अलग अलग कोने से हिंसात्मक घटना हमें देखने को मिली, उसके बावजूद भी प्रशासन आखिर कहां सोया हुआ था? सरकार कहां सोई थी? कहां था इंटेलिजेंस? कहां थी पुलिस प्रशासन? ये भी तो सवाल कहीं ना कहीं होता है। एक ही राज्य में 5 से 6 बार घटना हो जाना, राजस्थान की बात करिए, मध्य प्रदेश की आप बात करिए, क्या हो रहा है ये? दिलीप यशवर्धन जी, मैं यही तो कह रहा हूं कि राज्य सरकारें अपनी नाकामियों का ठीकरा भारतीय जनता पार्टी पे क्यों फोड़ रही हैं? जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां तो आपकी बात में सत्यता नजर आ सकती है, लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है वहां पर ये ठीकरा अगर आप फोड़ रहे हैं तो आप साफ साफ अपनी नाकामियों को जता रहे हैं। और अगर उस प्रदेश की सरकार ये बात कह रही है तो ये बड़ी हंसी वाली बात है। मतलब ये बचकाना स्टेटमेंट जिसको कहते हैं। अशोक गहलोत का लगातार ये स्टेटमेंट आता है कि बीजेपी के ऊपर लगातार वो ठीकरा फोड़ रहे हैं कि राजस्थान में जो हुआ वो बीजेपी ने करवाया है। नहीं, सब अगर बीजेपी ही करा रही है तो बाकी सारी पार्टियां हट जाएं। क्यों मैदान में? अगर इन्हें लगता है कि कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो ये राजनीति से बाहर चले जाएं। अभी सपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि हम आपके चैनल के माध्यम से इलेक्शन कमीशन से गुजारिश कर रहे हैं। अरे साहब, आप चैनल के माध्यम से क्यों गुजारिश कर रहे हैं? आप इस प्रदेश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी हैं, इतना जनाधार है आपके पास, सबसे बड़ा विपक्ष है उत्तर प्रदेश के अंदर, आप इस बात को लेकर सड़कों पर क्यों नहीं उतर रहे हैं? आप इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट क्यों नहीं कह रहे हैं? आपको चैनल की क्यों जरूरत पड़ रही है? आप अपनी बात कहिए, चैनल तो अपने आप कवर कर देगा उसको। ये सिर्फ आपकी जो पॉलिटिकल वीकनेसेस हैं वो जताती है। जो जाति पात की बात आज हो रही है, ये जाति पात कब नहीं था? मुसलमानों का पोलराइजेशन कब नहीं किया गया? अब भारतीय जनता पार्टी बहुमत से आज की डेट में बैठी है ना, इसके पहले तो बहुमत में नहीं थी, कभी नहीं थी, ना केंद्र में थी, ना प्रदेश में थी। 5-7 सालों को 10 सालों को हटा दीजिए। लेकिन इस देश में जो राजनीतिक समीकरण है जो जाति पर आधारित हैं, वो तो 1951 से लगातार चले आ रहे हैं। 1951 में जब पहला इलेक्शन हुआ तब भी चीज थी, और वो बढ़ते जो इस देश के दीमक हैं, जिसको रिजर्वेशन को मैं सबसे बड़ा दीमक कहता हूं, ये दीमक भी
इसी राजनीति की ही जड़ है। दिलीप केशवर जी, एक सवाल और मैं ले रही हूँ। जो अलग अलग राज्यों से हिंसात्मक घटनाएं हमें देखने को मिल रही हैं, रामनवमी से लेकर हनुमान जयंती और ईद के दिन भी हमें जो हिंसात्मक घटनाएं देखने को मिली, राज्यों की जो गलतियां थी, राज्यों की जो नाकामी थी, उसमें केंद्र का किस तरीके का रोल कहीं ना कहीं आप मानते हैं? और वही एक बड़ा सवाल और मैं आपसे ले रही हूँ कि किसको फायदा हो रहा है, फायदा किसको हो रहा है इस तरह की हिंसात्मक घटना करवाने में, चाहे वो विपक्ष की बात की जाए या पक्ष की बात की जाए? क्या कहेंगे इस पर? दो बड़े सवालों के साथ आपके पास में आ रहे हैं। पहले सवाल का जवाब कि इसमें केंद्र सरकार का कोई रोल नहीं है और केंद्र सरकार के पास इस चीज में इंटरफेयर करने की कोई पावर भी नहीं है। अगर स्टेट के अंदर किसी भी तरह का कोई भी उन्माद होता है, चाहे वो धार्मिक उन्माद हो, चाहे वो सोशल हो, या किसी भी तरह का अगर सोशल डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, तो उसको कंट्रोल करने की पूरी जिम्मेदारी और पूरी अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट के पास है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कहीं कोई रोल नहीं है अनटिल अनलेस जो संविधान में प्रावधान किया गया है कि उस स्टेट का राज्यपाल केंद्र सरकार को ये लिख के दे कि यहाँ की राज्य सरकारें नाकाम हो रही हैं और वो नाकामियां इस प्रदेश की जनता के लिए हानिकारक सिद्ध हो रही हैं, तो केंद्र सरकार एक्शन ले सकती है। अपने मन से केंद्र सरकार एक्शन नहीं ले सकती है। दूसरा जवाब कि किसको फायदा हो रहा है, इसका बहुत अच्छा जवाब है मेरे हिसाब से कि हर राजनीतिक पार्टी को फायदा हो रहा है। हर राजनीतिक पार्टी को, यहां मैं सत्ता विपक्ष केंद्र और प्रदेश को अलग नहीं कर रहा हूं, हर राजनीतिक फायदा व्यक्ति को, हर राजनीतिक पार्टी को इस धार्मिक लड़ाई का फायदा मिल रहा है। फिर सवाल तो यह भी उठ जाता है दिलीप केशवर्धन जी कि क्या सभी राजनीतिक पार्टियां मिलकर के दंगे करवा रही हैं? क्योंकि अगर सभी को बेनिफिट मिल रहा है तो क्या सब मिलकर के दंगे करवा रहे हैं? क्योंकि ईद में भी दंगे होते हैं, रामनवमी पर भी दंगे होते हैं, हनुमान जयंती पर भी दंगे होते हैं। आखिर चल क्या रहा है देश के अंदर? ये ना तो हिंदू, साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ना तो हिंदू समाज फिर सुरक्षित है, ना ही मुसलमान समाज फिर सुरक्षित है। सुरक्षित कौन है फिर इस देश में? नहीं, सब सुरक्षित हैं, सब सुरक्षित हैं। यहाँ आप फर्क समझिए, सब सुरक्षित हैं चंद लोगों को छोड़ करके। और ये चंद लोग सुरक्षा और सुरक्षा की बातें करने वाले वही लोग हैं जिनका धर्म के रास्ते से राजनीतिक इंटरेस्ट है, और कोई नहीं है। आम मुसलमान से पूछ लीजिए जो अपने डेली रोज की रोजी कमा रहा है, उसे कहीं कोई डर नहीं है हिंदुओं के बीच में जाने पर। आम हिंदू को पूछ लीजिए, उसे कहीं कोई डर नहीं है। हर आदमी जो व्यापार कर रहा है वो हिंदू मुसलमान व्यापार कर रहा है। जो मुसलमान दुकान लगा के बैठा है वो ये नहीं देखता है कि हिंदू खरीदने आ रहा है कि कौन खरीदने आ रहा है। जो हिंदू सामान बेच रहा है वो ये कभी नहीं देखता है कि कौन खरीदने आ रहा है। आप चले जाइए वैष्णो देवी, जहां पर पिट्ठू वाले, खच्चर वाले 90% मुसलमान हैं। आप चले जाइए अमरनाथ, जहां पर दुकान लगा ले मैक्सिमम मुसलमान है, वहां तो कोई डर नहीं है, वहां तो किसी को कोई खतरा नहीं हो रहा है। ये खतरा पैदा करने वाले कुछ सेलिब्रिटी लोग होते हैं जो लाइमलाइट लेने के लिए करते हैं, या फिर वो व्यक्ति होते हैं जो धर्म के रास्ते अपनी राजनीति को सेकना चाहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आप सभी से एक एक कमेंट, आखिरी कमेंट लेंगे। सबसे पहले हमारे साथ में यहाँ पर प्रसपा के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। एक मिनट में आप सभी का आखिरी कमेंट। डीपी यादव, अपना कमेंट रखें। देखिए रितिका जी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है जिस प्रकार से राजनीतिक पार्टियां आज के सांप्रदायिकता को अपने टूल में एक ऐसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं कि जो देश में सांप्रदायिक दंगे हो और कहीं ना कहीं उसका लाभ उठाना चाहती है। देखिए यहाँ दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे जिस प्रकार से ये चर्चा में बात निकल करके सामने आई कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां दंगे नहीं हो रहे हैं, तो आखिर क्यों नहीं हो रहे हैं? क्या इसको माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कर दिया है और जहां उनकी सरकार नहीं है वहां दंगे हो रहे हैं? तो इसका तो यह भी मायने है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं सत्ता के लिए इतनी लालायित है कि हो सकता है कि वो प्रायोजित दंगे हो वहां पर। तो दोनों बातों पर हमें विचार करना है। आपको दिक्कत इसमें भी है, दंगे नहीं हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं तो भी दिक्कत है, दंगे नहीं हो रहे तो भी बीजेपी, नहीं हो रहे तो भी बीजेपी। ये तो स्टेटमेंट नहीं होता सर। जब तक दोनों बातों पर नहीं सोचा जाएगा, दोनों बातों पर विचार नहीं करेंगे लोग, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के सांप्रदायिक दंगे होते रहेंगे। और ये दंगे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसमें जो इनोसेंट लोग होते हैं, जो निर्दोष लोग होते हैं, वही मरते हैं इन दंगों में, और मंदिर या मस्जिद कोई उनको बचाने नहीं आता है। तो मेरी गुजारिश है देशवासियों से, इस प्रकार के सांप्रदायिक दंगों में वो ना आए, अपनी रोजी रोटी में लगे रहे। आप देखिए, अगर थोड़ा समय हो तो मैं बताऊं, जिस प्रकार से अभी स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो पारिवारिक रिपोर्ट आई है, उसमें कहीं ना कहीं जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के जो 70% मरीज हैं वो सरकारी अस्पतालों में नहीं जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो चिकित्सा व्यवस्था है वो बदहाल है उत्तर प्रदेश की। तो इस पे सरकार को इस पे भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, मैं
प्रितपाल सिंह सरूजा हमारे साथ में जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी से। आपका भी आखिरी कमेंट, उसके बाद एसके मेहंदी। जी जी बताए। मैं अपनी बात कर लूं जी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने आपसे जितने भी सवाल पूछे सब पे उन्होंने घूम फिर के आम आदमी पार्टी को ही घेरने का काम किया। जो आम आदमी पार्टी न दिल्ली में 3 में है न 13 में है। सुरक्षा की सारी जिम्मेवारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी यानी देश के अमित शाह जी जो है गृह मंत्री उनके हाथ में आती है। पहली बात, ये देश के चैनल के सामने भारतीय जनता पार्टी की भकिया उखड़ रहे हैं खुद ही, ये वहां की सुरक्षा आप लाद रहे हैं। पहली बात। दूसरा, इन्होंने कहा कि बग्गा ने ट्वीट कर दिया और बग्गा को गिरफ्तार कर रहे हैं। तो बग्गा का किसी मंदिर का पुजारी है या किसी गुरुद्वारे का ग्रंथी है जो भारतीय जनता पार्टी की पूरी टोली लगी हुई है, रात को 12 बजे खोल के उसको बाजू तक की हाथ दिलवा रही होती है। आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर जनता को जो कह के आई थी, जो जनता को वादे दे के आई थी, रितिका जी सारे वादे दिल्ली में हम लोगों ने पूरे किए, तभी भारतीय जनता पार्टी का विजय का रथ जो था दिल्ली में रुक गया, पंजाब में रुक गया। गुजरात के अंदर हम दूसरे नंबर की पार्टी बन के की छाती पे चढ़ के दूसरे नंबर की पार्टी बने। चंडीगढ़ में उनकी छाती पे चढ़ के पहले नंबर की पार्टी बन गए। देखिए भारतीय जनता पार्टी अपने कर्मों से बर्बाद हो रही है। स्वर्धन जी ने ठीक कहा, क्यों हिंदू इनकी बातें में आता है, क्यों मुसलमान इनकी बातों में आता है? भाई ये अपने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कुछ भी करते हो राजनीतिक लोग, मगर हिंदुओं को, मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को समझना चाहिए। वो इनकी बातों में नहीं रहना चाहिए। स्वर्धन जी की बात का मैं समर्थन करता हूँ। राजनीतिक पार्टी लोग शिक्षा मांग रहे हैं, कोई लोग स्वास्थ्य मांग रहे हैं, लोग पेट्रोल डीजल मांग रहे हैं, माताएं बहनों तो खाने के लिए पैसा नहीं, रसोई में बुरा हाल है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, यूनिवर्सिटियां है नहीं, नौकरियां है नहीं, लोग विदेश पढ़ने जा रहे हैं और हम बात कर रहे हैं मंदिरों मस्जिद की। एसके मेहंदी जी आपका, ठीक है प्रितपाल जी। एसके मेहंदी जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 30 सेकंड में आपका भी आखिरी कमेंट, फिर के अवस्थी जी। ठीक है, के अवस्थी जी एक आखिरी कमेंट आपका। जी, अभी आम आदमी पार्टी के हमारे प्रवक्ता महोदय बता रहे थे कि ना वो 3 में है ना 13 में है। अब आप 3-13 में आने की स्थिति में पहुंच चुके हो, पंजाब में आपकी सरकार बन गई है और खालिस्तान को पूरी तरीके से समर्थन करने के लिए आप उत्सुक हो और समर्थन करने की ओर बढ़ भी रहे हो। वहां का चूंकि कलर भी बदल गया है, पीला हो गया है। और आपके बारे में क्या कहा जाए, जब कश्मीर में कश्मीरी हिंदू मारे जाते हैं तो आपके मुख्यमंत्री जी हाके मार के हंसते हैं उनके। मैडम सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। लास्ट कमेंट है। और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो सबके साथ और सबके विकास और सबका विश्वास और सबके प्रयास की बात करती है। इसके अलावा वो कुछ नहीं करती है और सबकी बात करती है। ये जो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय भी कह रहे थे कि सुनियोजित तरीके से आपने काम किया है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में अगर हिम्मत हो समाजवादी पार्टी की तो आप सुनियोजित तरीके से गुंडा करके देखिए, माननीय योगी जी उसको ठीक कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ाई करो तो बोलो आके इस बात के बहुत ज्यादा पढ़ के आ रहा हूँ। केजरीवाल जी से पूछ लो कैसे पढ़ाई होती है। केजरीवाल जी बताएंगे आपको, केजरीवाल जी बताएंगे कैसे पढ़ाई होती है। देश व्यक्ति जो देश के बारे में खिलाफत करता है की समझ में आएगी, की बात समझ में आएगी, समझ में आएगी। चैनल में करते हैं आप, सपोर्ट आप कर रहे हो। उस दिन आपने कहा था कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू, उनकी खिलाफत आपने की थी। आपको शर्म नहीं आती है? 5 लाख दिया लोगों ने, आपका मुख्यमंत्री ठाके मार के हंसता है, शर्म नहीं आती है आपके मुख्यमंत्री को? आप बताते हो पढ़ के आया करो। अरे पढ़ के आ पा रही है, देशद्रोह की बात मत करिएगा चैनल पर आकर। ठीक है कि एसके मेहंदी जी एक आखिरी कमेंट आपका भी प्लीज। माइक म्यूट है एसके मेहंदी जी, माइक अनम्यूट करें।
क्या मेरी स्टूडियो में आवाज आ रही है? हाँ, रखिए। हेलो जी, आवाज आ रही मेरी? जी बिल्कुल साफ आ रही है, रखिए अपनी बात। अभी भारतीय प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, भारतीय जनता पार्टी के लोग आवाज नहीं आ पा रही है एसके मेहंदी जी, हम नहीं सुन पा रहे हैं आपको। वॉइस पे कुछ डिस्टर्बेंस है एसके मेहंदी जी? ठीक है, एसके मेहंदी जी, समय का अभाव है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि पिछले तकरीबन 2 महीने से देश के अलग अलग हिस्सों से सांप्रदायिक तनाव की घटना सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी जो है विपक्ष पर इस पर हमला बोल रही है। विपक्ष की अगर बात की जाए, वो भारतीय जनता पार्टी पर सुनियोजित तरीके से हिंसात्मक घटनाएं, हिंसा करवा रही है भारतीय जनता पार्टी। इन हिंसक घटनाओं पर गौर करें तो साफ हो जाता है कि जिन राज्यों में चुनाव होने वाले, आखिर वहीं से सांप्रदायिक तनाव भड़कने की हिंसात्मक घटनाएं ज्यादा आखिर क्यों हो रही है। सवाल ये भी है कि इसका राजनीतिक फायदा किसे होगा, किसको फायदा हो रहा है। लगातार चर्चा में हमने ये सवाल भी पूछा। वही हमारे साथ में दिलीप यशवर्धन जी, राजनीतिक विश्लेषक जुड़े थे, जिनका साफ तौर पर कहना था कि सभी राजनीतिक पार्टियों को इसका फायदा हो रहा है। अगर पक्ष और विपक्ष की बात की जाए तो सभी इन हिंसात्मक घटना को एक दूसरे के सर पर मन रहे हैं, एक दूसरे के सर पर फोड़ रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये वाकई एक इत्तेफाक है या सोची समझी साजिश। ये तो चुनावी नतीजे ही बताए जाएंगे जिन राज्यों में अगले चुनाव है। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। खास कार्यक्रम में केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए KKD न्यूज़।